तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 65 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा ज़ाओची डिवाइन ड्रैगन कार्ड के 6 ब्लड ड्रॉप्स को बॉडी में फ्यूज कर लेता है और डिवाइन ड्रैगन कार्ड से कहता है चलो अब मुझे बताओ कि मैं कैसे लिटिल फेरी की जान बचा सकता हूं। तुमने कहा था कि तुम मुझे वो तरीका बताओगे। डिवाइन ड्रैगन कार्ड उसे कहता है तुम्हें अपनी जीन एनर्जी को इसकी यांग एनर्जी के साथ मिक्स करना होगा। तुम अपनी एनर्जी को इसकी बॉडी के साथ मिक्स करोगे तभी तुम इसकी परफाउंड वेन्स को दोबारा से रिकवर कर सकते हो। इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है। लेकिन इसके लिए अब पता नहीं ये लड़की तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने के लिए मानेगी या नहीं। मैंने तुम्हें वो 6 ब्लड ड्रॉप्स को अपनी बॉडी में ऑब्जॉर्ब करने के लिए इसीलिए कहा था ताकि तुम एनर्जी को अपने जरिए से इसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर सको। और जब तुम अपनी एनर्जी को इसकी बॉडी में ट्रांसफर करोगे, ये जो कि अपनी स्काई परफाउंड राम के पीक तक पहुंची हुई है, ये बहुत ही जल्दी एम्पर परफाउंड राम में ट्रांसफर हो जाएगी। और जब ये एम्पर परफाउंड राम में ब्रेक थ्रू करेगी, इसकी परफाउंड वेन्स भी दोबारा से रिपेयर हो जाएंगे। ज़ाओची ये सारी बातें सुनते ही शर्म के मारे लाल हो रहा होता है। फिर वो लिटिल फेरी की तरफ देखता और कहता है ड्रैगन कार्ड के कहने का मतलब क्या है कि मुझे अपनी जिन और यांग एनर्जी को इसके साथ मिक्स करना होगा। लिटिल फेरी तो अब यहाँ पर रेजिस्ट भी नहीं कर सकती क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। ज़ाओची उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है लिटिल फेरी मुझे यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर तुम्हें किस करना पड़ेगा। लेकिन अगर फ्यूचर में तुम मेरी रियल वुमेन बनना चाहो तो ठीक है, तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाऊंगा और हमेशा के लिए तुम्हें अपने साथ रखने को तैयार हूँ। हाँ, मुझे ये भी पता है कि तुम्हें मर्दों से नफरत है, लेकिन तुम्हारी जान बचाने के लिए और तुम्हारी एनर्जी को रिकवर करवाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। तुम यहाँ पर कितना ही रेजिस्ट क्यों ना करूं। और वो अपने मुंह को उसके करीब ले जाता है और उसके हाथ को पकड़ता है और फिर साथ ही उसके होंठों के ऊपर उसे किस कर देता है ताकि वो अपनी जिन एनर्जी को उसकी यांग एनर्जी के साथ मिक्स कर सके। तो बेचारी लिटिल फेरी तो आगे से कुछ कर भी नहीं सकती और वो दोनों यहाँ पर किस करते हैं। थोड़ी देर की किस के बाद ज़ाओची बेहोश हो जाता है। हमारे ज़ाओची की आंख कुछ दिनों के बाद खुलती है। जब ज़ाओची की आंख खुलती है तो उसके सामने डिवाइन ड्रैगन गार्ड होता है। वो उसे कहता है चलो तुम उठ गए, हमारे साथ जो लड़की थी जिसको तुम रिकवर करने के लिए मुझसे कह रहे थे वो तरीका काम कर गया। तुम दोनों की जिन और यांग एनर्जी के आपस में मिलने की वजह से उसकी डिवाइन वेन्स दोबारा से रिपेयर हो गई। सिर्फ उसकी डिवाइन वेन्स रिपेयर नहीं हुई कि वो स्काई परफाउंड राम से ब्रेक थ्रू करने के बाद डायरेक्टली एम्पर परफाउंड राम में चली गई है और उसकी स्ट्रेंथ भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो तुम्हें छोड़कर भी चली गई है। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि उस लड़की के पास जो आइस परफाउंड एनर्जी थी अब वो तुम्हारी बॉडी के अंदर भी चली गई है। तुम आइस एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हो। ज़ाओची अपनी बॉडी की तरफ देखता और कहता है क्या वो जाने से पहले मुझे मारना चाहती थी? उसने मेरी बॉडी के अंदर आइस परफाउंड एनर्जी को क्यों छोड़ा है? डिवाइन ड्रैगन कार्ड उसे कहता है लगता तो मुझे भी ऐसा है कि वो तुम्हारी जान लेना चाहती थी। उसने तुम्हारी बॉडी में अपनी आइस एट्रीब्यूट वाली एनर्जी को इंसर्ट किया, लेकिन तुम्हारी फीनिक्स फायर एनर्जी ने उस आइस एट्रीब्यूट को सप्रेस कर दिया है। इसी वजह से तुम्हारी जान बच गई है। लेकिन अगर तुम उस आइस एट्रीब्यूट वाली एनर्जी को यूज करना चाहती हो जो कि इस वक्त तुम्हारी बॉडी के अंदर कहीं पर छुपी हुई है, तुम्हें इवल गार्ड के उस दूसरे सीड को ढूंढना होगा जिसको वाटर सीड कहा जाता है। वाटर सीड को ढूंढ लेने के बाद जब तुम उसे अपनी बॉडी में ऑब्जॉर्ब करोगे तब तुम दो एनर्जीज को यूज कर पाओगे। तुम फायर को भी यूज कर पाओगे और तुम आइस को भी यूज कर पाओगे। डिवाइन ड्रैगन कार्ड ज़ाओची से कहता है लड़की ने तुम्हारी बॉडी में अपनी आइस परफाउंड एनर्जी को छोड़ा है। वो तुम्हें मारना नहीं चाहती थी कि उसने तुम्हें मारने के लिए अपनी तलवार को उठाया था और तुम्हारे वाइटल पॉइंट्स के करीब लाकर फिर उसने अपनी तलवार को छोड़ दिया। और उसके बाद जब वो यहाँ से जाने लगी उसने कई बार पीछे की तरफ पलटकर तुम्हें देखा और उसके बाद वो यहाँ से चली गई। इसका मतलब यह है कि उसे तुम्हारी काफी ज्यादा परवाह थी, वो तुम्हारी जान नहीं लेना चाहती थी। ज़ाओची ड्रैगन से कहता है ड्रैगन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने उस लड़की की जान बचा ली और मुझे ये भी बताया कि जाने से पहले उसका रिएक्शन क्या था। डिवाइन ड्रैगन कार्ड उसे कहता है अगर वाकई में तुम यहाँ पर मेरे इस सारे काम की वजह से खुश हो और अपना ग्रेटिट्यूड शो करवाना चाहते हो, तुम्हें यहाँ पर मेरी एक रिक्वेस्ट को पूरा करना पड़ेगा। मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ज़ाओची उसे कहता हाँ क्यों नहीं, तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। मैं वादा तो नहीं करता कि मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को पूरा कर पाऊंगा, जहाँ तक हो सका अगर मेरी पावर्स ने मुझे अलो किया तो मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को जरूर पूरा करूंगा। चलो बताओ कि वो क्या है। डिवाइन ड्रैगन गार्ड उसे कहता है प्री मॉरिडियल एरा में जब गार्ड्स यहाँ पर रहा करते थे, गार्ड्स एक जगह पर रहते थे जिसको हम लोग डिवाइन राम कहा करते थे। डिवाइन राम में सारे गार्ड्स के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद डिवाइन राम के ऊपर इंसानों का कब्जा हो गया, तो ये सारे इंसानों ने उस जगह पर रहना शुरू कर दिया। तो क्योंकि इस डिवाइन राम में पहले गार्ड्स रहा करते थे तो गार्ड्स के यहाँ से चले जाने के बाद गार्ड्स का काफी सारा ट्रेजर वहाँ पर रह गया। वो सारे के सारे डिवाइन ट्रेजर्स कहलाते हैं। उनको डिवाइन ट्रेजर या आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। तो इंसान उन आर्टिफैक्ट्स को यूज करके बहुत सारी पावर्स को हासिल कर सकते हैं। इसी तरह इंसानों ने बहुत सारे पावरफुल क्लैंस बनाए, जहाँ तक कि बहुत सारी दुनियाओं के ऊपर कब्जा भी किया, वो सारे इन डिवाइन गार्ड्स के ट्रेजर्स को यूज करते हुए। लेकिन इंसान यहाँ पर नहीं रुके, इंसान आपस में फाइट करते रहते हैं ताकि वो दूसरी पावर्स को हासिल कर सके, दूसरे क्लैंस को हरा सके और उनके पास से डिवाइन ट्रेजर्स को छीन सके। डिवाइन राम के अंदर इस वक्त जो इंसान है वो एक स्पेशल डिवाइन ट्रेजर के पीछे है जो कि एक तलवार है और उस तलवार के बारे में ये कहा जाता है कि वो गार्ड्स को भी मार सकती है। जैसा कि तुम्हारे पास एक हिमालय पॉइजनस बीड है, बिल्कुल इसी
तरह का एक डिवाइन ट्रेजर है। इस दुनिया में टोटल 7 हीवनली परफॉर्म ट्रेजर्स हैं। उनमें से एक हीवनली पॉइजनस बीट तुम्हारे पास है और दूसरा वो तलवार है, लेकिन वो तलवार सारे के सारे ट्रेजर्स में से टॉप नंबर पर आती है, क्योंकि उस तलवार की मदद से कोई भी इंसान रियल गॉड को भी मार सकता है। उस तलवार को ह्यूमन पंचिंग स्वर्ड कहा जाता है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस तलवार को ढूंढो, कि मेरी बेटी को उस तलवार के अंदर सील किया गया है। अगर तुमने उस तलवार को नहीं ढूंढा तो मेरी बेटी हमेशा के लिए उस तलवार के अंदर सील रह जाएगी। यहाँ पर बहुत ज्यादा डार्कनेस और अकेलापन है। मेरी बेटी हमेशा के लिए उस डार्कनेस और लोनलीनेस में फंस कर रह जाएगी। लेकिन एक और बात है, अगर कोई भी ऐसा इंसान जो कि बहुत ज्यादा बुरा हो, जिसका दिमाग इवल हो, उस तलवार को हासिल करता है, तो मेरी बेटी जिसके पास ट्रू ड्रैगन गार्ड की पावर्स हैं और उसके पास ब्लड लाइन है एक ड्रैगन गार्ड की, उस इंसान की एक टूल बन जाएगी, यानी कि वो उसकी गुलाम बन जाएगी और जो भी वो उसे करने का कहेगा वो उसकी गुलाम बनकर उसके ऑर्डर्स को फॉलो करेगी। अब मुझे पता है कि मेरी रिक्वेस्ट काफी ज्यादा मुश्किल है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हीवंस तक पहुंचना, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम वाकई में उस तलवार को हासिल कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें डिवाइन फीनिक्स गार्ड ने अपना भरोसा दिया है। उसने अपनी ब्लड लाइन की पावर तुम्हें दी है। मुझे लगता है कि एक दिन तुम डिवाइन राम तक पहुंचोगे। जब तुम डिवाइन राम तक पहुंचो तो वहाँ पर जाकर हीवन पंचिंग स्वर्ड को ढूंढना, ताकि मेरी बेटी को आजाद करवा सको। यहाँ पर बातें खत्म करने के बाद हमारा जाओची वापस की तरफ मुड़ पड़ता है। जाओची उस केव से निकलता है और वापस अपने ब्लू विंड पैलेस की तरफ जा रहा होता है। जाओची कहता है मुझे जल्दी से जल्दी जाना होगा, फिर सीनियर सिस्टर वहाँ पर मेरा इंतजार कर रही होगी। 6 महीने का वक्त पूरा हो चुका है और टूर्नामेंट का दिन आ चुका है। हो सकता है कि टूर्नामेंट स्टार्ट भी हो चुका हो। जाओची कहता है मैंने डिवाइन ड्रैगन गार्ड से भी वादा किया है कि मैं उसकी बेटी को ढूंढने के लिए उस तलवार को जरूर ढूंढूंगा। उसके लिए मुझे डिवाइन राम में जाना पड़ेगा, लेकिन डिवाइन राम में जाने के लिए सिर्फ 3 साल के अरसे में अपनी अर्थ परफॉर्म लेवल पर पहुंचना होगा। जाओची वहीं पर बड़ी स्पीड से डेथ वैली से भागता हुआ बाहर निकल रहा होता है। वहीं पर वो अपने फिनिक्स ब्रेक मूव को यूज करते हुए रास्ते में आने वाले मॉन्स्टर्स को मारता जाता है। जाओची कहता है तो ड्रैगन गार्ड के साथ मेरा एक और समझौता हुआ है। ड्रैगन गार्ड की सोल बहुत ही जल्दी डिसअपियर होने वाली है और उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। अगर मैं उस तलवार को लेकर उसके पास पहुंच जाता हूं और उसकी बेटी की जान बचा देता हूं, तो ड्रैगन गार्ड ने मुझसे वादा किया है अपनी सोल के डेसिपेट होने से पहले उसके पास जितनी भी बची कुची लिनिएज की पावर है वो सारी मुझे ट्रांसफर कर देगा, जिसकी पावर ड्रैगन गार्ड के 6 ब्लड ड्रॉप से बहुत ज्यादा होने वाली है। नेक्स्ट सीन में ब्लू विंड परफाउंड पैलेस का दिखाया जाता है। वाइस पैलेस चीफ ज़ूरो के पास खड़े होते हैं, उनके साथ 2 लड़के भी खड़े होते हैं कि इस बार टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हैं। चीफ कीनू से कहते हैं प्रिंसेस अफसोस की बात है कि हमें अभी तक जाओची के बारे में कुछ भी नहीं पता चला, यानी वो कहाँ पर है। वो डेथ वैली से अभी तक वापस नहीं आया, इसलिए मुझे लगता है कि हमें और ज्यादा उसका इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी वर्ल्ड विला में कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। हमें टूर्नामेंट के लिए यहाँ से निकलना होगा। ज़ूरो से कहती है ठीक है पैलेस चीफ कीन, तक आपने कहा है बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। जाओची तो अब यहाँ पर नहीं पहुंचा, लेकिन फैंग बू फैन और फैंग फीलोंग दोनों यहाँ पर हैं। लेकिन अभी तक फैन जुईचैन भी यहाँ पर नहीं आया। अगले 1 घंटे तक अगर फैन जुईचैन भी यहाँ पर नहीं आता तो हम फैन जुईचैन को भी यहीं पर छोड़कर यहाँ से निकल जाएंगे। ज़ूरो काफी ज्यादा उदास होती है। ज़ूरो कहती है जूनियर ब्रदर जुनची, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम जल्दी से वापस आकर इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेती हो या नहीं, लेकिन मैं बस चाहती हूँ कि तुम जहाँ पर भी हो बिल्कुल ठीक और सही सलामत हो। वो दोनों लड़की वहाँ पर खड़े फैन जुईचैन के बारे में बात कर रही होती है कि फैन जुईचैन अभी तक यहाँ पर आया क्यों नहीं, उसकी वजह से हमें कितना ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। वक्त सामने वो देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई दिखाई देता है। वो लोग कहते हैं लगता है कि फैन जुईचैन आ गया है। वो भी पीछे की तरफ घूमती है तो वो सामने की तरफ देखती है तो वो फैन जुईचैन नहीं बल्कि हमारा जाओची होता है। वो उसे कहती है तो तुम वापस आ गए। जाओची उसे कहता है सीनियर सिस्टर मैं वापस आ गया हूँ, क्योंकि मैंने तुम लोगों से वादा किया था कि टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए मैं जरूर आऊंगा। जाओची जल्दी से प्रिंसेस के पास चला जाता है और उसे कहता है सिस्टर ज़ूरो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरी बॉडी के एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा और मैं सही सलामत वापस आया हूँ। फिर साथ ही वो उसे अपने गले से लगा लेता और कहता है तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो रोते हुए से कहती है मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगी। जाओची उसे कहता है आज के बाद मैं तुम्हारे साथ किया हुआ कोई भी वादा नहीं तोड़ूंगा और जहाँ भी जाऊंगा तुम्हें बता कर जाऊंगा, ताकि तुम्हें मेरे लिए दोबारा कभी भी इस तरह परेशान ना होना पड़े जिस तरह तुम यहाँ पर परेशान हुई हो। जाओची पैलेस चीफ किन से कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मैंने आपको पहले से इस बारे में नहीं बताया, लेकिन क्या मैं अभी भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए काबिल हूँ या नहीं, इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। पैलेस चीफ किन उसकी तरफ देखती है और कहती है सिर्फ 6 महीने में ये लड़का परफॉर्म राउंड की 2nd स्टेज से ट्रू परफॉर्म राउंड की 10th स्टेज तक पहुंच चुका है, ये तो वाकई में एक जीनियस है। पैलेस चीफ किन उसे कहते हैं इस टूर्नामेंट के लिए सिलेक्शन का रूल बहुत ज्यादा सिंपल है। सिलेक्शन रूल के लिए तुम्हें जहाँ पर पैलेस की 100 में से 3 रैंकिंग पर आना पड़ेगा। हमारे जो दोनों सीनियर ब्रदर्स जो कि यहाँ पर खड़े हैं, दोनों के अलावा फैन जुईचैन जो कि इस वक्त तीनों रैंकिंग्स के ऊपर है, ये तीनों इस टूर्नामेंट के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। तुम्हें इन तीनों में से किसी एक को चैलेंज करके हराना होगा और तुम इन तीनों में से किसी एक को हरा देते हो तो तुम उसकी रैंकिंग पर आ जाओगे और तुम इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। अब जल्दी से आगे बढ़ता है और उन दोनों लड़कों से कहता है तो सीनियर ब्रदर्स प्लीज मुझे यहाँ पर गाइड करो, मैं तुम दोनों में से किसी एक को चैलेंज करना चाहता हूँ। मेरे पास क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है, इसी वजह से मैं तुम दोनों को एक साथ चैलेंज करता हूँ। तुम दोनों सीनियर ब्रदर्स
एक साथ मेरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ो। तो वो दोनों भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है आखिर ये लड़का अपने आप को समझता क्या है, क्या ये मरना चाहता है, ये हम दोनों को एक साथ चैलेंज कर रहा है, ये तो बहुत ज्यादा एरोगेंट है। जाओची भी जल्दी से जंप करते हुए उनके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 65 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जाओची टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई हो पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।